विटनी ह्यूस्टन की जो मौत है वो बहुत ट्रेजिक है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यही गाना आई ऑलवेज लव यू आप देखें कि वो तान कहाँ तक ले जाती है। हमारे बेशतर बहुत प्रोफेशनल गवैये भी वहाँ तक नहीं ले जाते। बुनियादी वजह ये है कि बचपन में वो कॉयर में गाती थी चर्च में, और वहाँ से उसने राइज़ किया। फिल्म है एक बॉडीगार्ड, अगर आप उसको देखें उसमें वो हीरोइन भी है और उसमें ये गाना भी शामिल है। और मतलब है कि उसके अंदर जो एक ख़ास तलातम था आवाज़ में, एक ख़ास नगमगी थी, और वही कि जब वो तान खींचती थी तो आसमानों तक जाती थी, उसने उसको प्रोमिनेंट किया और शायद इसीलिए जल्दी मर गई। परवेज़ मेहदी बहुत मरतबा मेरी महफ़िलों में शरीक हुए, एक सामे के तौर पर भी, और उनको स्टेज पर भी हमने बुलाया, और मैं उनके गाने का बहुत ज़्यादा मुद्दा था। बहुत ही सुरीले थे, ख़ास अंग में गाते थे, और मेरा ख्याल है कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि रेशमा के साथ उनका जो गीत बहुत मकबूल हुआ, गोरिये मैं जाना परदेस, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे हिट गाने थे। अच्छा, उनकी ख़ास बात ये थी कि वो मुस्कुराते बहुत। तो मैंने एक दफ़ा कहा कि परवेज़ बात ये है, और ग़ुलाम अली में भी ये खामी कुछ अर्सा तक थी कि जब आप एक ट्रेजिक गाना गा रहे होते, यानी ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, तो तब भी आप मुस्कुराते हैं, तो वो लगा नहीं खाता जो कुछ आप सुना रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराना कदरे कम कर दिया। अच्छा, परवेज़ मेहदी के साथ एक दास्तान जुड़ी हुई है और वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उन दिनों मैं अपनी बीजों की दुकान पर बैठा करता था, पुरानी बात है, तो एक साहब आए तहमत और ऊपर पगड़ी और टिपिकल एक दहकान शक्ल का शख्स आया, और यूं करके ना जैसे बिल्कुल शर्मा रहा हो, डायरेक्टली नहीं देखता था मेरी तरफ। उनको कोई इम्पोर्टेड सीड्स वगैरह चाहिए थी, बातें करते रहे। तो मैंने उनसे कहा, एक दो लफ्ज़ उन्होंने अंग्रेज़ी के बोले, तो मुझे शक हुआ कि बंदा पढ़ा लिखा है। मालूम हुआ कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने एमए किया हुआ है और खेती बाड़ी करते हैं और बद्दोमली के हैं। अच्छा, 2-3 मरतबा तशरीफ़ लाए। एक रोज़ कहने लगे कि आपने कभी मुर्गाबी खाई है? तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो कभी मुर्गाबी नहीं खाई। 3 रोज़ के बाद मुर्गाबियों की एक बाकायदा बोरी उनके यहाँ से आ गई। वो पता नहीं मुर्गाबियों को शिकार करते थे या क्या था। अब मैं उनका क्या करता, मैंने मोहल्ले में ही बांटी और ख़ुद भी एक आध पकाई। मुर्गाबी को पकाना वैसे बड़ा मुश्किल होता, उसकी स्मेल बड़ी मुश्किल से दूर होती। चुनांचे उनके साथ आना जाना से मुराद वो आते थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे। तो मैंने देखा कि मौसीकी के बारे में कभी कभार कोई फ़िक्र कह देते हैं। तो मैंने वैसे ही पूछा उनके कि अहमद अली साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त कौन सा बड़ा क्लासिक्स। तो उन्होंने 2-3 नाम लिए जो मेरे लिए फेमिलियर नहीं थे, और ये फ़लाँ चक में रहता है बंदा, ये फ़लाँ चक में रहता है फ़लाँ। मैंने कहा आपको किस तरह मालूम? तो बड़ा मतलब है कि इंकसारी से बोले, वो आते हैं मुझे सुनाते हैं। तो इसलिए मालूम हुआ कि क्लासिकल मौसीकी में अहमद अली साहब इतने अहम हैं और इतना कुछ जानते हैं कि बड़े बड़े गवैये उनके पास आते हैं बद्दोमली में और उनको अपना फ़न पेश करते हैं, और अगर वो शाबाश दें तो ये उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया ना कि परवेज़ मेहदी के साथ ये दास्तान जुड़ी हुई है। वो इस तरह कि एक रोज़ मैं टेलीविज़न स्टेशन गया, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो परवेज़ मेहदी दाखिल हुआ, आया सलाम करके ना, तो मेरे यहाँ पे फ़र्श के नीचे बैठ गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि आप हमारे पीरों के पीर हैं। मैंने कहा जी कौन से पीरों के पीर हूँ, क्या क्या कह रहे हो? कहने लगा कि पीर अहमद अली को आप जानते हैं ना? मैंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कहने लगे जी वो हमारे पीर हैं, और वो आपका तज़किरा इस तरह ही करते हैं जिस तरह पीरों का करते हैं, तो इसलिए मुझ पे अब फ़र्ज़ हो गया कि आपका अदब करूं। पहले भी करता था, लेकिन अब तो आप तो एक तो उसके साथ। लेकिन अहमद अली जो कैरेक्टर थे, फिर बाद में हिकमत की और बहुत नाम पाया। अज़ाबाद लाहौर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे अपना एक ठिकाना बनाया,
मुझे बुलाया, वहाँ पे खाना वाना खिलाया, देसी किस्म का, ज़रा से झुक गए थे। और पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं जो लोग उनसे मशवरा तलब कर रहे हैं। और कहीं हॉलैंड गए और वहाँ से आधा हॉलैंड प्लांट्स का लेके आ गए। प्लांट्स के भी बहुत मतलब रसिया थे। और मैंने जिस प्लांट्स को देखकर ज़रा हसरत भरी नज़र से देखा, उन्होंने फ़ौरन उठवा दिया। जो बात मुझे आज तक याद है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, कि अपने मुलाजिम को कहा कि लेके आओ, तो एक बड़ा सा तोता लेके आया। कहने लगे ये अफ्रीकन ग्रे है। तब तक मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा हकीम साहब या पीर साहब, मैं तो अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ, तोते के बच्चे कहाँ पालूंगा, स्पेशली ये तो बाहर का खाना खाता है। ख़वातीन हज़रात, मैंने बहुत अरसे के बाद 2 साल पहले हकीम साहब की याद में, बद्दो मल्ली के जो अहमद अली थे, उनकी याद में मैंने वाकई एक अफ्रीकन ग्रे तोता हासिल किया। और अभी वो मेरे घर में मौजूद है। और मैं जब भी उनको देखता हूँ उसको, तो मुझे हकीम अहमद अली की जो काबिलियत थी मौसीकी में और बतौर इंसान बड़ाई थी, वो हमेशा याद आती। पीटीवी ने एक ज़माने में मौसीकी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया, जिसका नाम था घराना रंग। यानी हर प्रोग्राम में किसी एक घराने को लेके उसके तमाम गवैये बुला के तफसीली उनके साथ गुफ्तगू, और जो भी वो गाते थे उनके फ़न के रमूज़ या उनके घराने में जो खसूसियतें थीं वो ऑन रिकॉर्ड लाई जाएँ और एज आर्काइव उसको इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरा इंतखाब हुआ। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये दूसरे प्रोग्राम तो मैं करता आया हूँ मौसीकी के किसी भी इल्म के बगैर, लेकिन घराना रंग ये तो ज़रा मुश्किल काम हो गया। तो मैंने राब्ता किया उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब से। बहुत ही कमाल के बंदे थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि उनमें इंकसार कितना था, आज़ी कितनी थी, खूबसूरती कितनी थी। और गवैये तो एट दैट टाइम वो सबसे बड़े गवैये थे क्लासिकल के पाकिस्तान में। एक और हैं उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, वो हैदराबाद के हैं। अक्सर इनके दरमियान कोई गड़बड़ हो जाती है नाम की। तो ये अमानत अली ख़ान वाले जो जोड़ी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा ख़ान साहब हम तो फंस गए हैं, ये घराना रंग प्रोग्राम हो रहा है और पहला प्रोग्राम ही आपके घराने का शाम 84 का, तो आप कुछ मदद फरमाइएगा। तो तब उन्होंने मुझे वो कॉम्प्लीमेंट दिया था, जो जाहिर है कि ये उनकी मोहब्बत का सिलसिला था, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि कोई शख्स आपको खुश करने के लिए झूठ ही बोल दे। तो उन्होंने कहा था कि तार साहब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं और मैंने देखा है कि ऑडियंस में ओवरऑल जो सुन रहे होते हैं और जो समझ रहे होते हैं, हम जो गायक होते हैं वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये, और उनमें आप भी शामिल होते हैं। आपका सर बिल्कुल सही सुर के ऊपर हिलता है। तो मैंने कहा जी ठीक है, वो सर का हिलना तो शायद राशे की वजह से हो, लेकिन उसकी टेक्निकल जो डिटेल है, बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल डिटेल भी बताई। शख्सियत का जो उनका एक मैं पहलू बयान करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त मुज़फ़्फ़र गफ़ार, उन्होंने एक अदबी अंजुमन बनाई थी, मतलब पल्ले से पैसे खर्चते थे और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते थे, अदब में, मौसीकी में, आर्ट में वगैरह। तो एक रोज़ मुझे कहने लगे कि मैं ख़ान साहब फ़तेह अली ख़ान को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस सबसे बड़े गायक हैं, तो लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहे हैं। अब मैंने कोई कॉन्सर्ट तो करवाना नहीं है, 15, 20, 30 जो है पढ़े लिखे लोग जो इंटरेस्टेड है मौसीकी में या लिटरेचर में, उनको बुलाना है। तो आपकी कुछ वाकफ़ियत है? मैंने कहा जी मेरी सलाम दुआ तो है, चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो उन दिनों ख़ान साहब यहाँ एक स्कूल था, मैं उसका नाम नहीं लेता, मेन गुलबर्ग में ज़रा पॉश किस्म का स्कूल था, वहाँ पे मौसीकी पढ़ाते थे। तो वहाँ हम गए, बाहर आ गए, मुझे देख के बड़े खुश हुए कि तार साहब आप यहाँ के। मैंने कहा जी ये सिलसिला है, मेरे दोस्त हैं, तो मेहरबानी कीजिए कि थोड़ा सी रियायत कर दें। तो कहने लगे तार साहब आप आ गए हैं ना, तो मुझ पे पैसे लेना हराम है।
आप जहाँ कहेंगे मैं गा दूंगा। वो कहने लगे जी वो बिल्कुल 15-20, उन्होंने कहा जी आप कॉन्सर्ट भी करवाएंगे, आप तार साहब को लेके आए हैं, मेरे ऊपर पैसे आराम। ये देखें, ऐसे लोग क्या आजकल आपको मिलेंगे? आप अपने किसी भी पॉप स्टार को देख लीजिए, वो तो एक गाना गाने से पहले रकम एडवांस ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गुणी लोग थे, ये बड़े लोग थे, और ऐसे लोग दोबारा नहीं पैदा होने के। वो ख़ास एक एटमॉस्फियर था जिसमें उन्होंने जन्म लिया, जिनमें रवादारी भी थी, खलूस भी था, और मतलब दूसरे के लिए कुर्बानी देने का भी जज्बा था, जो अब मफकूद हो गया। चुनाचे वो आए और वाकई उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। मुज़फ़्फ़र गफ़ार ने अपनी खुशी से जो तबला वगैरह के जो साजिंदे थे उनको को पैसे दे दिए।